तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 8 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है भारतीय नारी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन और साथ में जो है लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ये सारा सॉल्यूशन आपको और वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं पाठ के प्रश्न उत्तरों को। प्यारा सा पाठ था, और जो क्वेश्चन इस चैप्टर के अभ्यास वाले से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं बता भी दूंगा साथ के साथ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अभी। प्रश्न नंबर 1, वर्तमान भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है। अब ये देखो, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो बेशक से, है ना। वर्तमान भारतीय समाज में नारी हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है और साथ ही देश को अच्छा बनाने में पुरुषों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। यानी कि समाज में उनका जो है नाम अभी होने लग गया है। प्रश्न नंबर 2, वानरप्रस्थ होने से पहले ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से क्या कहा। इससे उनका क्या भाव प्रकट होता है। तो हमें दो सवाल यहाँ पे पूछे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा था और उससे उनका कौन सा भाव प्रकट होता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, आप ध्यान दोगे तो वानरप्रस्थ होने से पहले। ये जो वानरप्रस्थ है ये मैंने चैप्टर में भी आपको बताया था, अगर ध्यान नहीं है तो मैं वापिस से बता देता हूँ। आज जीवन को जो है ना प्राचीन वैदिक काल के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया था, 0 से 25, फिर 25 से 50, और 50 से 75, और 75 से 100। तो माना जाता था कि एक इंसान 100 साल की उम्र अगर जीता है तो उसके जीवन को 4 भागों में बांटा जाएगा। ये था ब्रह्मचर्य का, जिसके अंदर आपको जो है पढ़ाई लिखाई वही काम करने हैं। ये जो था ये था आपका गृहस्थ आश्रम, जिसके अंदर हमें जो है शादी बच्चे वो वाला काम करना था। 50 से 75 का होता था वानरप्रस्थ आश्रम, इसके अंदर हमें जो है अपना सब कुछ त्यागते हुए समाज की सेवा करनी रहती थी। और लास्ट वाला आता था संन्यास, अगर तुमने सब कुछ त्याग ही रखा है तो संन्यास लास्ट स्टेज आती थी तुम, ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। वो ऐसा कुछ स्टेजेस मानी जाती थी प्राचीन काल के दौरान में। तो ये अब ये तीसरी स्टेज था, जिसके अंदर उसको धन संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं था। तो उस टाइम पे उसने अपनी पत्नी से क्या कहा, तो ऐसा ही कुछ कहा होगा। जब ऋषि ने वानरप्रस्थ होने से का विचार किया तो अपनी पत्नी से मंत्रणा की और कहा कि तुम आज्ञा दो तो मैं वानरप्रस्थ लेने का विचार रखता हूँ। मेरे धन आदि, धन और इत्यादि जो भी चीजें हैं, इसीलिए लिखा हुआ है वर्ड धन आदि। तो धन आदि को तुम और कात्यायनी यानी इसकी जो दूसरी पत्नी थी परस्पर बांट लो, आपस में बांट लो जो तुम्हें अच्छा लगे। इससे उनका समानता और प्रेम का भाव हमें देखने को मिलता है, वो भाव यहाँ पे प्रकट होता है। यानी कि वो समानता, क्योंकि वो चाहता तो ऐसा भी कर सकता था ना कि अपनी पत्नी जो है उसको, एक पत्नी को जो है सारा धन दे के चला जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बोला कि तुम दोनों आपस में अब इस धन को, मेरी संपत्ति को बांट लो। तो उससे जो है उनका समानता जो है, एक दोनों को एक समान दर्जा दिया। साथ में प्रेम का भाव प्रकट होता है कि वो प्रेम करता था। ऐसे माना जाता था वैसे तो कि इस काल में जो है कोई भी व्यक्ति अपने धन को ऐसे दान कर सकता था पब्लिकली किसी को भी, लेकिन नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। तो इसीलिए इनका प्रेम का भाव भी प्रकट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैत्रेयी ने किस मार्ग को अपनाया। तो उसने अपनाया था कल्याण मार्ग को। ये शायद से आ भी सकता है, छोटा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ, वैसे भी कर लिया करो, अगर वन वन वर्ड के हो ना तो अभ्यास वालों में से वो तो कर लेना एटलीस्ट आप, है ना। भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था, वे किसकी शिष्या थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भगिनी निवेदिता का मूल नाम था मार्गरेट नोबल, और वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आए। इनका यह एक सुपरिणाम यह हुआ कि सेवा की दिव्य अनुभूति से छुआछूत की सतही भावना जो है वो भी दूर हो गई थी। तो ये था उनका सेवा कार्य। देखो यहाँ पे टोटली तो पूछा क्या गया, प्लेग की महामारी फैलाने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को एक चीज मैं बता देता हूँ, ये दो तरीके से आ सकता है। या तो ये इसको पूछ लेंगे 1 मार्क्स में, या पूछेंगे
2 मार्क्स में। अगर 2 मार्क्स में पूछ रहे हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर 1 मार्क्स में पूछे और आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहे हो तो सिंपल सा तरीका है कि उन्होंने जो है यहाँ तक का आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने एक्चुअली तो हमसे क्या पूछा है, कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर, जब फैल गई तो उस टाइम पे निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया, तो उसने जो है सफाई का योगदान दिया था बस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर 2 नंबर में आ गया तो इतने से काम नहीं होगा, नंबर काट लेंगे वो आपके। तो इसीलिए आपको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो काम किया उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए और उसका परिणाम ये हुआ कि छुआछूत खत्म हो गई। तो ये भी एक प्लस ऑन पॉइंट हम लिख सकते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, निवेदिता ने भारतीयों की सेवा का अपना व्रत पूरा किया, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। बंगाल के अकाल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भगिनी निवेदिता ने पानी और कीचड़ में फंसे जो है भूखे प्यासे लोगों तक जरूरत की सामग्री पहुंचाने का कष्ट साध्य कार्य किया। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार निवेदिता ने भारतीयों की सेवा का अपना व्रत पूरा किया था। यानी कि सेवा कैसे करेगी, जब जरूरत है तभी तो सेवा होती है ना। तो अब जरूरत थी जिन लोगों को, उनकी उन्होंने सेवा करी थी, उन्होंने जो है मदद करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोजिनी नायडू की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार संपन्न हुई। अब ये काफी बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये 2 या 3 नंबर में आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि एग्जाम में किस हिसाब से आता है, क्योंकि एग्जाम में बोला तो ये जा रहा है कि 10 नंबर की आएगी कंप्लीट बुक आपकी, तो 2 नंबर का भी आज 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे बुक से, या फिर आपको 1 नंबर के 10 भी मिल सकते हैं। वो देखेंगे, पेपर पैटर्न आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो बनाऊंगा ना, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल के साथ में सारी चीजें समझा भी दूंगा, ठीक है। चलो फिलहाल हम इसको पढ़ लेते हैं। सरोजिनी नायडू की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार संपन्न हुई। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता आ लेडी ऑफ द लेक की रचना करी। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान लेकर पास करी। उनकी प्रतिभा को देखकर पिता ने उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने अपना सारा ध्यान चिंतन और लेखन में लगा दिया। हैदराबाद के निजाम ने सरोजिनी की साहित्यिक रचनाओं से प्रभावित होकर उनके विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी। तब उन्होंने लंदन में किंग्स कॉलेज में प्रवेश किया और वे पढ़ाई की साथ साथ साहित्य सृजन में व्यस्त हो गई। तो ऐसे जो उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करी है, मतलब उन्होंने 10वीं तक कर ली थी, उसके बाद पिता बोल रहे थे लेकिन उन्होंने माना नहीं। अब बाद में जो है छात्रवृत्ति ऐसे दे दी निजाम ने, तो भैया चल पहुंच लेते हैं वहां पे भी। तो ऐसे करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई। 18 दिसंबर 1917 को सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में देश की 18 प्रमुख महिला मताधिकार की मांग को लेकर तत्कालीन वॉइसरॉय, जो उस समय वॉइसरॉय थे, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनसे जाके मिली। सन 1922 में महिला मताधिकार की बात मान ली गई। 1919 में उन्होंने बंबई में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और स्वतंत्रता के भारत देश की पहली राज्यपाल बनी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में लगभग सभी नेताओं के साथ काम किया था। 1917 से 1947 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता की लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ, मतलब जो हमारे कोई लॉजिक नहीं बनाते। अपना कोई अनुभव बताओ। देखो अब अपना अनुभव मैं थोड़ी ना बताऊंगा भाई, वो तुम्हारा काम है ना। जब आपने किसी भी कारण से पीड़ित लोगों की सहायता करी हो, आपने किसी किसी को जरूरत थी या मजबूर था वो, उसकी आपने सहायता करी हो, वो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या हुआ फिर वो, तो वो चीज बताना है, ठीक है। वो लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कभी नहीं एग्जाम में आते। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक कालीन 5 विदुषियों यानी कि विद्वान महिलाओं की जानकारी इकट्ठा करो। देखो ये ध्यान दो, वैदिक कालीन यानी कि जब वेद लिखे जा रहे थे ना, ऋषि मुनियों का समय था जब, तो उस समय की 5 महिलाओं के जो विद्वान महिलाएं थी उनके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है, उनकी जानकारी इकट्ठी करनी है। तो वो आप गूगल पे ढूंढ लेना, बहुत सारी महिलाएं हैं। अब वो काम चैप्टर से हमारा कोई रिलेशन नहीं है उस चीज का, सो मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। इसीलिए छात्र स्वयं करें, जिनमें छात्र स्वयं करें लिखा हुआ मिल रहा है ना, वो समझ लो कि वो आपको मतलब अपनी राय है, मन करे तो भाई कर लेना, एग्जाम में तो वो कतई नहीं आने वाले, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, भगिनी निवेदिता भले ही विदेश में जन्मी थी परंतु वे पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगी थी। अध्यापक कक्षा में चर्चा कराए इस चीज को लेके। तो यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है कि वो भारतीय थी, मतलब
विदेश में जन्म हुआ, लेकिन भारत में ऐसे रंग में, भारत के रंग में वो कैसे रंगी थी वो हमें बताना है यहाँ पे। वे जो है आयरलैंड में जन्मी जरूर थी, लेकिन उनकी आत्मा विशुद्ध भारतीय थी। भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद के आत्मज्ञान संबंधी भाषण और दर्शन की सुंदर व्याख्या सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गई। उनके अंदर भारत को आत्मसात करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। भारत को जानने समझने की यह जिज्ञासा उन्हें यहाँ खींच लाई। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भारतीयों की सेवा के लिए समर्पित हो गई और भारतीयों के रंग में मिल गई वो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्ध कुछ भारतीय महिलाओं के चित्र इकट्ठे करके परियोजना तैयार करो। यानी कि आपको जो है भारतीय महिलाएं बहुत सारी है जो कि राजनीति में काम करा है जिन्होंने, तो उनका जो है आपको चित्र इकट्ठे करने हैं कुछ के, और वो चिपका लेने हैं बस। ठीक है ना, वो चीज करनी है यहाँ पे। अब वो आपकी इच्छा भाई, करना हो टाइम पास के लिए तो कर भी सकते हो, बट एग्जाम में कुछ लेना देना नहीं है उस चीज का। चलो, ये था आपके चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप समझ में आ गए होंगे, इजी क्वेश्चंस थे, और इसमें से जो है मतलब 2-4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, आने को आ भी सकते हैं, ना भी, मतलब बहुत दुर्लभ चांसेस है उनके। ठीक है, तो जो मैंने बताया कम से कम वो तो कर लेना जिनको दिक्कत आती है याद करने में। चलो, वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।